अच्छा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक्चुअली रिवीजन के लिए है। सामने बहुत सारा एडवांस एग्ज़ाम है, तो मैं अभी ओनली 10 MCQs दिया हूँ। तो ये 10 MCQs जो है ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और बेसिकली 11 से है ये वाला। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प मिलेगा। और मैं यहाँ पर ज़्यादा जोर जिसके ऊपर दूंगा वो एक्सप्लेनेशन के ऊपर, कि एक्सप्लेनेशन अच्छा अगर आपको समझ में आ जाए तो इसका रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो। और ये बेसिकली 11 से है, जिसका अब अभी बहुत कम टाइम है आपके पास 11 को पूरा रिवाइज करने के लिए। तो मैं कुछ MCQs यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट MCQ जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन 3C2E बॉन्डिंग। तो 3C2E बॉन्डिंग का मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिया है, पहले मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो अगर आप 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल अगर आप B2H6 लेते हैं, तो इसमें ये देखिए BH3 है, ऐसे ये ये तो ये बोरोन के इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पर भी है ऐसे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे इस तरफ वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ ऐसे घूमता है, जाता है ऐसे। ये दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ बोरोन का, क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखिए 2 4 6 है, मतलब एक इसका वैकेंसी है, इनकम्प्लीट है ऑक्टेट। इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका तरफ जा रहा है वैकेंसी की तरफ, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वैकेंसी की तरफ जा रहा है। अब देखो सेंटर कितना है, 1 2 3, इलेक्ट्रॉन कितना है 2। यहाँ पर भी सेंटर कितना है, ये 3 सेंटर, ये बोरॉन ये हाइड्रोजन ये बोरॉन, 3 सेंटर। इलेक्ट्रॉन कितना है 2। तो ये भी आपका 3C2E हो जाएगा, 3 सेंटर बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन। और इलेक्ट्रॉन कितना है 2, यहाँ पर भी 3 सेंटर है बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है 2। तो दैट इज ऑल्सो योर 3C2E बॉन्ड। तो ऐसे 3C2E बॉन्ड जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो ऑप्शंस में बेरिलियम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ओके, और हाइड्रोजन है, तो मतलब ये एक तो होगा। और बाकी को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। BeCl2 अगर आप देखते हैं तो BeCl2 ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये 3 सेंटर लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए इधर 2 इधर 2, तो ये 3C4E है। Bf2 सिमिलर टाइप का है, इसका भी 3 सेंटर होगा और ऐसे 3 सेंटर है लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दो 4 इलेक्ट्रॉन है। तब मतलब दिस इज ऑल्सो 3C4E। ओके, और एक तो मेरे पास मतलब ये हो गया 3C4E, ये हो गया 3C4E, और ये तो 3C2E है। और अब इसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा। देखिए बेरिलियम का संग मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल में क्या होता है, CH बॉन्ड होता है। वो CH बॉन्ड क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आप बेरिलियम की तरफ डोनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर आप सोचते हैं कि यहाँ पर CH बॉन्ड है, तो CH का 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम की तरफ जाएगा ऐसे। तो मतलब बेरिलियम CH3 वाला जो है ये भी आपका 3C2E दिखाएगा। कौन दिखाएगा, CH का बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बेरिलियम की तरफ भागेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका 3C2E दिखाएगा। ये तो ऑलरेडी हाइड्रोजन है, मतलब ये तो दिखाया अभी मैंने यहाँ पर। इंस्टेड ऑफ बोरोन इफ यू टेक बेरिलियम, सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड, यहाँ पर सेम होगा। तो BeH2 होगा और B होगा, मतलब ऑप्शन 3 वाला होगा। ये दोनों में क्या होगा ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होगा BeCl2 में, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 सेंटर है लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 है। दैट इज सेम फॉर BeF2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 मिथाइल पेंटेन ऑन द मोनोक्लोरिनेशन गिव 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑन द रिएक्शन एज फॉलोज, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। द ये वाला काम में आएगा द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ रिप्लेसमेंट 3 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 1 डिग्री 6 इज टू 4 इज टू 1। ओके, तो ये वाला मेरे को काम आएगा कि यहाँ पर जो रेशियो 3:2:1 है वो 6 4 एंड 1 है। ओके, चलो कैसे काम आएगा देख लेते हैं। तो देखो पहला बहुत अच्छी तरह से देखना, पहला ए में ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हुआ है, मोनोक्लोरिनेशन मतलब क्लोरीन घुसेगा, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस किया है। अब देखो कंपाउंड में इस टाइप का हाइड्रोजन और एक तो है, ये वाला एक तो है और इधर एक तो है।
सो टोटल इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन, मतलब टोटल 6। डिग्री कितना है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। देखो और एक बार बोल रहे हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस हुआ। इस टाइप का हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में दो तो, एक तो ये साइड है और तो ये साइड है। इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन 6। डिग्री कितना है, एक ही कार्बन का सिर्फ मतलब 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का कंट्रीब्यूशन 1 बोल दिया गया, तो मैं लिख रहा हूँ 6 × 1। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, ये वाला, ये हाइड्रोजन क्लोरीन से, मतलब ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। अब ये टाइप का कौन सा है, 4 है, इधर 2 इधर 2, 4 है। डिग्री कितना है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो 4 तो है और 2 डिग्री का कंट्रीब्यूशन 4 है, तो ये हो गया 4 × 4। अब देखो ये वाला, मतलब ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो ये वाला हाइड्रोजन एक ही टाइप का है, 3 ठो है इधर, ये 3 हाइड्रोजन है इधर, इधर में, तो एक ही टाइप का है, तो 3 हाइड्रोजन और डिग्री कितना है, एक ही कार्बन का सिर्फ मतलब 1 डिग्री, 3 हाइड्रोजन और 1 डिग्री का कंट्रीब्यूशन 1, मतलब 3 × 1 हो गया। इधर में देखो लास्ट वाला ये वाला हाइड्रोजन, मतलब दैट हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड। इस टाइप का तो और कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस टाइप का देखने में है, इस टाइप का देखने में और कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एक ही हाइड्रोजन है और ये है 3 डिग्री, क्योंकि तीनों कार्बन के इधर ऊपर में 3 कार्बन का संग 3 डिग्री है, तो एक हाइड्रोजन 3 डिग्री, 3D कंट्रीब्यूशन 6, 1 × 6। तो अगर मैं टोटल काउंट करूँ 6 + 16 + 3 + 6, ये आ जाएगा 31। तो एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 6/31, 16/31, 3/31, 6/31। ये अच्छी तरह से समझ लो। यहाँ पर हाइड्रोजन, ये देखो प्रोडक्ट देखो, इधर ये हाइड्रोजन रिप्लेस, इस टाइप का 2 पार्ट है, एक तो इधर एक तो इधर, इधर में 3 हाइड्रोजन, इधर में 3 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन। और डिग्री कितना है, 1 डिग्री, तो 6 हाइड्रोजन, 1 डिग्री का कंट्रीब्यूशन 1, तो 6 × 1। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो ये वाला 2 टाइप का, इधर 2 इधर 2, टोटल कितना है 4। ओके 4 है। अच्छा ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री कंट्रीब्यूशन 4 है, तो 4 × 4। ऊपर में ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया है क्लोरीन से। अब ये वाला हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो 3 है। अब ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, तो एक का कंट्रीब्यूशन 3 × 1। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन कितना है, एक ही तो है, क्योंकि इसी टाइप का दिखने में एक ही कार्बन हाइड्रोजन है इधर में। तो ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 कंट्रीब्यूशन 6, 1 × 6, टोटल किया 31। अब ये वाला 6/31, 16/31, 3/31, 6/31। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ये 1.25 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट was treated with 500 ml of 0.1 m HCl solution. Unreacted HCl required 50 ml of 0.500 molar of NaOH solution for neutralization. Identify। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है MEQ, जिसको हम लोग बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट। तो मैं पहले आपको MEQ थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने पहले ही बोला कि आई विल कंसंट्रेट ऑन मोर ऑन द थ्योरी पार्ट। अच्छी तरह से समझ लो। MEQ इस टाइप का जब भी देखेंगे कि ये मोलरिटी इसका संग रिएक्ट किया है, वो इसका संग रिएक्ट, तो MEQ से करो, सबसे आसान तरीका है। तो MEQ का 3 फॉर्मूला होता है, मास बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1000, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये तीनों तरीके से MEQ को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके ये तीनों फॉर्मूला अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लीजिए। ये तीनों फॉर्मूला है। मास जब आपको जो ज़रूरत होगा आप उसी से, इसी टाइप का न्यूमेरिकल मैंने दिया है 2-3 तो, आपको देखने से पता चल जाएगा कौन कहाँ से आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला, मेटल कार्बोनेट आपने HCl का संग रिएक्ट करवाया, मेटल कार्बोनेट HCl संग, तो MnCl2CO2 + वाटर हो गया। अच्छा फिर क्या बोला, अनरिएक्टेड जो HCl था उसको आपने NaOH से रिएक्ट करवाया, तो NaOH से ये वाला है। तो MEQ मेथड से मैंने क्या बोला, इसका जो MEQ हो वो इसका MEQ के इक्वल होगा, और ऐसे भी इसका भी जो MEQ होगा वो इसका अनुसार सही इक्वल होगा इसके MEQ से। तो मैं पहले MEQ निकाल देता हूँ। तो इस सेल में मेरा मोलारिटी दिया है, तो मेरे को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये वाला मोलारिटी वाला मेरे को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है मैंने लिखा 500 मेरा वॉल्यूम है, मोलारिटी 0.1 है, वैलेंसी फैक्टर 1 है, क्योंकि HCl में H+ होता है, Cl- होता है, मतलब प्लस माइनस दोनों में ही 1 है, तो 1 वैलेंसी फैक्टर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। NaOH का देख लेते हैं, इसका तो MEQ मेरे को करना पड़ेगा। तो इसका 50 है वॉल्यूम, ये देखो 50 वॉल्यूम है,
मोलरिटी 0.500, इसका भी वैलेंसी फैक्टर 1 है क्योंकि Na प्लस भी 1 OH माइनस भी 1 होता है, तो ये 25। अब इसका MEQ इसका MEQ इक्वल, इसका मतलब 25 से रिएक्ट करेगा। तो अनरिएक्टेड एसिड जो बोला है क्वेश्चन में, अनरिएक्टेड कितना हो गया, मैंने कितना लिया था 50, 25 तो बेटर रिएक्ट कर गया, मतलब रह गया 25। ओके, तो अब मैं फॉर्मूला निकालता हूँ क्या, MEQ ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू MEQ ऑफ HCl। अब HCl तो मेरे पास निकल गया 25 अनरिएक्टेड वाला। अब मेरे को MEQ ऑफ मेटल कार्बोनेट चाहिए। अब मेटल कार्बोनेट एज बिकॉज मेटल आइडेंटिफाई करना है बोला है, इसका मतलब मेरे को मॉलिक्यूलर मास चाहिए मेटल का। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूं? अब देखो इसके लिए मैंने क्या लिखा, MEQ ऑफ मेटल कार्बन इज इक्वल 25 ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, HCl का अनरिएक्टेड पार्ट। ओके, 25 MEQ HCl से ही रिएक्ट करेगा, इसका मतलब 25 तो रिएक्ट कर गया, और 50 में 25 अगर रिएक्ट कर गया मतलब रहेगा कितना 25। तो MEQ ऑफ मेटल कार्बन इज इक्वल टू MEQ ऑफ HCl जो है 25। अब मेरे को मास निकालना है, मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर मेरे को निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला है मास बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 इज इक्वल 25 क्या है, MEQ ऑफ HCl अनरिएक्टेड वाला जो मैंने समझाया। तो मास बाई इक्विवेलेंट, मास तो मेरे पास दिया है क्वेश्चन में 1.250 ये वाला मास दिया है मेटल का, ये वाला मास दे दिया मेटल कार्बोनेट का, तो मैंने लिख दिया। इक्विवेलेंट मास मतलब मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। अब मेटल कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2, मेटल का भी वैलेंसी 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, तो मोलर मास बाई 2 हो जाएगा। क्यों? अंडरस्टैंड कि इक्विवेलेंट मास मतलब मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर M भी 2 प्लस कार्बोनेट भी 2 माइनस, तो वैलेंसी फैक्टर 2, तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 इक्वल 25। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मोलर मास आएगा 100। अब मेरे को मेटल आइडेंटिफाई करने बोला है, अब मेरे को कार्बन को निकालना फेंकना है। अगर मैं कार्बोनेट को निकाल के फेंकूंगा तो कार्बन क्या है, कार्बन 12, ऑक्सीजन है 16, मतलब 48 प्लस 12 मतलब 60, 100 तो 40 आ जाएगा मेरा मास। तो अगर 40 आएगा, 40 किसका बराबर, कैल्शियम का बराबर, ये सब हम जानते हैं। तो मेटल जो आइडेंटिफाई बोला है वो है कैल्शियम। तो ये MEQ मेथड सबसे आसान वाला तरीका है कि इसका MEQ इसका MEQ के बराबर होगा, तो मैंने कर दिया इसको बराबर। बस ख्याल रखना पड़ेगा जब क्वेश्चन में मोलरिटी हो तो वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी है तो वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मोलरिटी है तो वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करो, अगर क्वेश्चन में मोलरिटी नहीं है तो वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, मोलरिटी अगर होगा तो वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मलिटी होगा तो नहीं करेंगे। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन ये वाला, ये बोल रहे कि इन ए केमिकल रिएक्शन A+2B K2C + D इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B इज 1.5 टाइम्स, बस यहीं पे केस हो गया, 1.5 टाइम्स है, एक तो है दूसरा का 1.5 टाइम्स। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब अगर एक तो अगर A0 होगा तो दूसरा वाला 1.5 A0 होगा। ओके, चलो हम लोग करेंगे इसको। तो चलो, तो फिर बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ, बट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ArB वर फाउंड टू बी इक्वल। ArB का कंसंट्रेशन इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा वो निकालने बोला है। चलो बस यहाँ पर क्या बोला गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो B का है वो 1.5 टाइम्स और A का। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, तो मैंने क्या कर लिया देखो, तो इसको मैंने A0 पकड़ लिया, B का 1.5 टाइम्स बोला है तो 1.5 इंटू A0, 0 हो जाएगा। अब मैंने सोच लिया कि एक अमाउंट रिएक्शन हो गया, अगर रिएक्शन हो गया तो ये हो जाएगा A0 माइनस एक्स, यहाँ पर होगा 1.5 A0 माइनस एक्स होगा, लेकिन 2x होगा, क्यों, सामने 2 है तो ऑटोमेटिक 2x। अब जो रिएक्शन है हो गया वो प्रोडक्ट में जाएगा, मतलब यहाँ पर मैंने x लिख लिया और सामने 2 है, मैंने 2 दे दिया, सामने ये टॉर्सोमेट्री लिखना पड़ेगा सामने। अब बोला है इक्विलिब्रियम A का कंसंट्रेशन B का कंसंट्रेशन सेम, तो मैंने लिख दिया ये A0 माइनस एक्स इक्वल टू 1.5 A0 माइनस 2x सेम, तो x हो गया 0.5 A0। अब Kc का मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब बैठा तो x का वैल्यू यहाँ पर, अगर मैं पहला वाला लेता हूँ, देख लेता हूँ C में क्या है 2x, x का वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओनली A0 रह जाएगा, होल स्क्वायर कर दो। D में क्या है ओनली x मतलब 0.5 A0 वही वाला रख दो। इसमें 0.5 से अगर आप माइनस कर देंगे तो 0.5 A0 रहेगा। B का स्क्वायर में B में है 1.5 A0 माइनस 2x, अगर मैं मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर दूँ तो यही वाला रहेगा, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आंसर आ जाएगा 4।
आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पर एक ही ट्रिक था कि एक जन का जो कंसंट्रेशन था वो 1.5 टाइम्स था दूसरा जन का। बस हो गया, ये वाला कहानी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल दे कि कंसिडर ए रिएक्शन, ये वाला बोल रहे कि N2 + 3S2, चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है। इफ द अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोशिएट, मतलब नहीं कर रहा है अमोनिया डिसोशिएट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा अमोनिया का। तो अमोनिया अगर डिसोशिएट नहीं करता है तो हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर को निग्लेक्ट कर देंगे कि उसका पार्शियल प्रेशर नहीं लेंगे। क्यों निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि तो डिसोशिएट नहीं कर रहा है। तो अगर डिसोशिएट ही नहीं करेगा तो मैं इसको पार्शियल प्रेशर लेके मेरा क्या काम है। ओके, और एक तो क्या बोला, पी टोटल PnH3 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जो टोटल प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा होगा अमोनिया का, तो मैं निग्लेक्ट कर ही सकता हूँ 100%। चलो क्यों, फिर मैं बता रहा हूँ कि प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोशिएट, तो इसका बचा हुआ है अमोनिया, तो इसका पार्शियल प्रेशर इसीलिए हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि और ये बात तो है, और बोल दिया कि टोटल प्रेशर अमोनिया के प्रेशर से बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब और भी निग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो बोल दिया कि वो बचा हुआ है प्योर अमोनिया, और एक तो क्या बता दिया कि पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। तो अब हम लोग इसका अमोनिया का जो प्रेशर है उसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, इसको N2 का पार्शियल प्रेशर 3p पकड़ लिया, H2 का पार्शियल प्रेशर 3p पकड़े, क्योंकि सामने 3 है, यहाँ पर 2p हुआ, सामने 2 है। मैं टोटल मतलब लिख दूँ तो P + 3p + 2p। अमोनिया का प्रेशर हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि बोल दिया कि P टोटल बहुत बहुत ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर, ये वाला अमोनिया का पार्शियल प्रेशर, तो इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो मेरे पास 4 पर ये आ गया, तो P = P total/4 आ गया। अब मैं उसको Kp का एक्सप्रेशन में बैठा, तो PnH3 होल स्क्वायर बाई Pn2 PH2 होल क्यूब। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 निकालने बोला है, तो ये मैंने एकदम डायरेक्ट मैथमेटिक्स कर दिया, तो ये आ गया, बोलो Kp P of N2 P of H2 होल क्यूब। तो Kp P of N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या है, ओनली P, और P का वैल्यू आप क्या लिखे हैं Pt/4, और क्वेश्चन में अलग से ऑप्शंस में अलग से Pt नहीं लिखा है, वो लोग P लिखा है, तो ठीक है हम लोग P लिखेंगे, P/4 लिख दिया। P वी आर कंसिडरिंग एज Pt, क्योंकि आंसर जो ऑप्शन दिया है उसमें Pt कहीं पर अलग से मेंशन नहीं किया है, तो वी आर टेकिंग Pt एज ए P/4। ओके चलो ये वाला P ऑफ H2, तो इसमें क्या वैल्यू है 3p है, तो मतलब क्या है 3p/4 होल क्यूब हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूं तो Kp ये P 3 क्यूब, P ये वाला 3 है, ये वाला 1 है, 4 आ जाएगा, अब जो ऊपर 4, ये था PnH3 होल स्क्वायर वाला। तो अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ, रूट बना दूँ, तो Kp⁻½ 3/2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको मैच करेंगे तो मैच करने से ही बी वाला आंसर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही आसान तरीका का एक क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। बोले कि 25 ml ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड, 30 ml ऑफ 0. सोडियम कार्बोनेट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ, वही वाला एमईक्यू कर देंगे तो बहुत आसान से हो जाएगा सवाल। तो पहले कौन किसका संग रिएक्शन कर रहा है, अगर आप इसको देखते हैं तो कौन किसका संग रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन ये हो रहा है कि HCl जो है वो Na2CO3 का संग रिएक्शन कर रहा है। तो ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर देख लो, एमईक्यू ऑफ HCl = एमईक्यू ऑफ Na2CO3। अब देखेंगे क्या मोलारिटी में दिया है कि नॉर्मलिटी में दिया, तो पहला वाला तो HCl का कोई मोलारिटी नहीं बोला है, HCl का मोलारिटी नहीं बोला है, ओनली वॉल्यूम बता दिया, किंतु Na2CO3 का मोलारिटी वॉल्यूम दोनों बोला है। अब मैंने क्या बोला था, एमईक्यू का फॉर्मूला में अगर मोलारिटी देगा तो वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो HCl का एमईक्यू, Na2CO3 का एमईक्यू, इसका मोलारिटी नहीं बोला 25 × 1 क्या या वैलेंसी फैक्टर 1, इसमें वॉल्यूम मोलारिटी वैलेंसी फैक्टर कितना 2, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट मतलब CO3 2- है, और Na+ है, 2 सोडियम है, तो वहाँ पर भी वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, क्योंकि Na+ तो होता है ठीक है, लेकिन 2 सोडियम है तो ये 2 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/25 मोलर। ओके चलो, तो अब इसको बोला कितना वॉल्यूम लगेगा NaOH से संग टाइट्रेट करने के लिए, एक ही टाइप, तो
MEQ ऑफ HCl इज इक्वल टू MEQ ऑफ NaOH। अब इसका वॉल्यूम मांगा है तो V पकड़ लिया, मोलरिटी तो 6/25 है, वैलेंसी वेक्टर 1 है। अब इसका 30 ml, क्वेश्चन में बोल दिया कि 30 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH दिया गया है। तो अगर मैं 30 ml ऑफ 0.2 इंटू इसका वैलेंसी वेक्टर कितना है 1, क्योंकि Na प्लस होता है OH माइनस होता है, वैलेंसी वेक्टर 1 ही होगा, तो 1, तो V आ जाएगा 25 ml। तो ये आप अगर MEQ से करते हैं तो ये बहुत आसान सा हो जाएगा, ये 25 ml। ओके, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल जो यहाँ पर दिया गया है, ये बोला कि ये देखो, ये बोला कि 20 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 इज एडेड टू 30 ml ऑफ 0.2 मोलर NH4OH सॉल्यूशन, कैलकुलेट द pH ऑफ द मिक्सचर। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने एसिड को बेस के संग मिलाकर क्या किया, एसिड को बेस का संग मिलाकर हम लोग उसका pH निकालने बोला है। तो ये कैसे होगा, तो ये होगा हेंडरसन इक्वेशन से। अगर आपको पता है हेंडरसन इक्वेशन, अगर आप इफ़ यू रिमेंबर दैट कि हेंडरसन इक्वेशन, तो इसको मैं कर देता हूँ पहले। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास था ये वाला, इट्स 20 ml ऑफ 0.1 H2SO4 दिया गया, 30 ml ऑफ 0.2 NH4OH दिया गया। चलो अब हम लोग पहले ही जो किया है, तो पहले रिएक्शन का लिख लेते हैं कि NH4OH है, जो एसिड का H प्लस का संग रिएक्शन किया है, करने के बाद वो जो बना वो क्या है NH4 प्लस एंड H2O बन गया। ठीक है, तो NH4OH था जो H प्लस का संग रिएक्शन किया, NH4 प्लस वाटर बन गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो, अब इसका MEQ कितना होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मोलरिटी में दिया है तो 20 इंटू 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर, इसका नहीं सॉरी इसका होगा एसिड का H प्लस, तो 20 इंटू 0.1 इंटू 2, क्योंकि वाई वैलेंसी वेक्टर 2, बिकॉज हाइड्रोजन 2 है, H प्लस होता है, वैलेंसी वेक्टर 1 लगेगा, लेकिन एज बिकॉज H2 है, मतलब हाइड्रोजन 2 तो है, इसीलिए 2 हो गया। और SO4 को लेंगे तो SO4 2 माइनस होता है, तो अभी वैलेंसी वेक्टर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 MEQ। तो सिमिलरली अगर NH4OH का लेते हैं तो 30 इंटू 0.2 इंटू 1 होगा, क्योंकि NH4 प्लस होता है, OH माइनस होता है, मतलब वैलेंसी वेक्टर 1, तो ये आ जाएगा 6। तो ये 6 MEQ वाला NH4OH रिएक्शन कर रहा है किसके संग, एसिड का 4 वाला, ये 0, ये 0। जब रिएक्शन हो गया ये दो रह जाएगा, बच के जाएगा, ये 0 हो गया, ये 4 प्रोडक्ट में चला गया। ठीक है, ये 6 था NH4OH, एसिड था 4 MEQ, रिएक्शन के बाद 4 का संग रिएक्शन करेगा, मैंने बोला इसका MEQ का सेम होगा, तो 4 का संग रिएक्शन करेगा, तो बच गया कितना, 2। इसके बाद बचा नहीं है, जो रिएक्ट किया वो प्रोडक्ट में चला गया, 4 अमाउंट रिएक्ट किया, 4 MEQ चला गया प्रोडक्ट में। एज बिकॉज ये एसिड बेस वाला है, मैंने क्या बोला, इट्स अ बफर, तो मैं लिखूंगा क्या, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, अगर मैं पर में सॉल्ट बाई बेस, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तो ठीक है। PKB क्वेश्चन में दिया हुआ है, PKB 4.7, चलो मैं बैठा देता हूँ यहाँ पे 4.7 प्लस सॉल्ट वाला कौन, NH4 प्लस, जिसका है 4, और बेस है यहाँ पर कितना बचा हुआ है 2, तो 4/2 2 ए लॉग, तो ये हो गया 4.7 प्लस log 2 का वैल्यू सबको पता है, तो यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, अब बोला ये तो आपने क्या निकाला, ये आपने POH निकाला, लेकिन आपको बोला क्या है pH। ये बोला बहुत सारे लड़के लोग में गलती हो जाता है कि POH निकालने के बाद pH निकालने के लिए आपको 14 से माइनस करना पड़ेगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 9, तो pH 9 वाला आंसर है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ये वाला दोनों मिक्स किया गया है, फिर pH पूछा गया, एसिड और बेस का मिला कर अगर pH पूछते हैं तो ज़्यादातर वो बागफार ही होता है 99% केसेस में। तो यही रिएक्शन है, NH4 एसिड का H प्लस रिएक्शन करेगा तो NH4 प्लस हो जाएगा, और OH माइनस H प्लस का संग रिएक्शन करके वाटर बना देगा। तो इसका MEQ 6 है, इसका MEQ 4 है, इसका MEQ सेम होगा, इक्वल। मैथमेटिकली मैंने 2-3 बार आपको बोला, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर बस ख्याल रखना कि मोलरिटी वॉल्यूम होगा तो वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको रिएक्ट करवा दूँ तो 4 रिएक्ट कर जाएगा, 2 अनरिएक्टेड हो जाएगा, जो 4 रिएक्ट करेगा वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। चलो अब ये तो बफर हो गया, बफर का POH का फॉर्मूला सॉल्ट बाई बेस, तो ये आपका सॉल्ट 4 था, बेस NH4OH 2 है,
तो ये हो गया 5 pH 14 - 5 9 हो जाएगा। तो अब कुछ ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम्स देखते हैं। ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम, तो ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम जैसे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन देता है कि ये आपका फ्लाइंग वेज है, तो फ्लाइंग वेज को आपको फिशर में कौन सा स्ट्रक्चर इसको देखेंगे। मैं आपको बहुत आराम से एक तो ट्रिक बता देता हूँ, कभी भी गलती नहीं करेंगे आप। कि यहाँ पर जो जो देखेंगे कि जो ये वाला, ये दो है, सॉलिड लाइन और डैश लाइन है, तो ये वाला जो ट्रायंगल वाला पार्ट है उसको ऑलवेज उल्टा साइड भेज दीजिएगा। ऑलवेज इसको इधर में है उसको इस साइड भेज दीजिए। ये जैसे इधर में है इसको उस साइड भेज दीजिए, और ये वाला उधर में है उसके इस साइड ला दीजिए। जो डॉटेड वाला इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, सो अगर आप, मेरा बात समझ में आया है, जो ट्रायंगल वाला जो है वेज, सॉलिड वेज एंड डैश वेज, जो आप जैसे भी समझते हैं, मैं आपको आसान तरीके वाला बोलता हूँ कि ये ट्रायंगल वाला जो है, मैं बोलता हूँ ऐसे, ट्रायंगल वाला ऊपर वाला ये ट्रायंगल जो है उसको इधर में ला दीजिएगा। तो मतलब वो ओ एच उधर में, एच इधर में, ठीक है। अब ये ओ एच ट्रायंगल उधर में भेज दीजिए, उल्टा साइड में भेज देना पड़ता है। ये ट्रिक है एक तो, क्योंकि आप अगर नॉर्मल सा करने जाएंगे टाइम लग जाएगा। तो ये आसान तरीका है कि जिसको ट्रायंगल है, जो जिसमें ट्रायंगल है उसको उल्टा साइड भेज दो। तो अगर आप इसको भेज देते हैं इधर में तो ये एच ओ एच हो जाएगा। अब ओ एच को उधर भेज दो तो इधर एच ओ एच हो जाएगा। अब एच को इधर टान दो तो ये एच ओ एच। अगर आप देखेंगे तो ओ एच इधर, इसका ट्रांसफ़र करने के बाद ओ एच उधर, और उसका ट्रांसफ़र इधर चला गया तो ओ एच उधर, मतलब तीनों ओ एच सेम साइड में हो रहा है। इसको अगर इधर टान देंगे तो एच ओ एच उधर, इसको ओ एच को उधर डाल देंगे तो एच यहाँ ओ एच उधर, तो ओ एच सेम हो गया। इसको भी इधर टान देंगे तो एच ओ एच उधर, मतलब तीनों ओ एच सेम साइड में। अब तीनों ओ एच सेम साइड में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया नहीं है। और एक तो चीज़ यहाँ पर ख्याल करना पड़ेगा कि यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल दोनों, मतलब एक जन ऊपर में मिथाइल रहेगा, एक तो नीचे रहेगा। तो देखो यहाँ पर इधर में है लेकिन तीनों वो सेम साइड में नहीं है। चलो, बट इधर में नहीं है। अच्छा, मैं ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा, इधर ये तो दोनों, अच्छा ठीक है, चलो अब मैं ट्राई करके देखता हूँ एक बार। तो मैं अगर इधर में इसको सी एस टी को अगर इधर में लेके जाऊँगा तो ओ एच इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओ एच इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ओ एच दोनों सेम साइड नहीं आ रहा है। ओके, ये भी नहीं आएगा। अब देखो इसको देखते हैं एक बार। इसमें ऑलरेडी दो सेम साइड में हैं, तो इसीलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलो मिथाइल को इधर शिफ्ट करेंगे। चला आया, तो ओ एच इधर हो गया, तो तीनों ओ एच सेम साइड हो गया, एच इधर हो गया, तो तीनों एच सेम साइड, तीनों ओ एच सेम साइड। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग नहीं समझे वो अच्छी तरह से समझ लिए। पहले आई थिंक कि ये वाला समझ में आ गया। अब देखो मैं चूज़ कैसे करूँ, ऊपर और नीचे दोनों में मिथाइल ग्रुप बनना चाहिए, तो ये है, लेकिन इसमें तीनों ओ एच सेम साइड नहीं है, तीनों एच सेम साइड नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब इसमें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों मिथाइल ग्रुप को सेम साइड में लाने के लिए। मैं जब भी इसको ऊपर भेजूंगा मिथाइल ग्रुप को, तब दोनों मिथाइल सेम हो जाएगा, लेकिन संग संग ओ एच इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा। तो ओ एच इधर आएगा तो दो ओ एच सेम हो रहा है, तीन ओ एच नहीं सेम हो रहा है। और इसको देख के पता चल रहा है कि ये नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं तो ओ एच इधर, एच ओ एच इधर, तो ये नहीं आएगा। अब देखो लास्ट वाला ये, इसमें दो एच ऑलरेडी सामने हैं, सेम साइड है। अब मैं इसको मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट करूंगा तो ओ एच ऑटोमेटिकली उधर चला जाएगा, एच इधर चला जाएगा। इसका मतलब तीनों ओ एच सेम साइड आ जाएगा, तीनों हाइड्रोजन सेम साइड आ जाएगा। और स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के समय मैंने बोला था कि तीनों, अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ तो ओ एच इधर, ये उधर चला जाएगा तो ओ एच सेम साइड हो गया, ये इधर आ जाएगा तो तीनों ओ एच सेम साइड में है ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिथाइल इधर दे रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इधर चला जा रहा है, फिर हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जा रहा है, तो तीनों एच सेम साइड हो जाएगा, तीनों एच सेम साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1,3 पेंटाडाइन एंड 1,4 पेंटाडाइन आर कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर intrinsic stability and reaction of HI. The correct statement is 1,3 पेंटाडाइन will be more stable. 1,3 पेंटाडाइन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर आप देखेंगे 1,3 पेंटाडाइन को, अगर आप देखेंगे 1,3 पेंटाडाइन, अगर मैं आपको ऐसा लिख देता हूँ 2 3 4
तो ये वाला, ये कंजुगेशन में है ये वाला, ऐसे इट विल बी कंजुगेशन। तो कंजुगेशन में रहने के लिए ज़्यादा स्टेबल होगा। और HI का संग रिएक्शन अगर आप करवाएंगे तो यही वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा रिएक्शन के लिए, HI के लिए। ओके अगर ये तो पहला बात, ये कंजुगेशन है। और 1,4 पेंटाडाइन जो है, मतलब इसका बाद वाला जो कार्बन है, देखिए, तो अगर मैं 1,4 कर देता हूँ, हाँ, तो ये वाला, इसमें कंजुगेशन नहीं है, तो ये तो स्टेबल ज़्यादा होगा क्योंकि इसका कंजुगेशन है, ये तो गारंटी है, इसमें नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, अगर मैं इसमें HI डाल देता हूँ तो जब भी वो HI लेगा, कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ओके क्योंकि यहाँ पर पाई, अगर मैं दिखा देता हूँ एक, तो मैं सोचो कि ये वाला H+ पकड़ रहा है यहाँ पे, दैट इज, अगर मैं H+ पकड़ रहा है तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा, तो अगर मैं यहाँ पर इस साइड में हाइड्रोजन, ये हो जाएगा प्लस सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH3 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस साइड में हाइड्रोजन को, ये CH2 है, इधर में ये वाला कार्बन में मैंने हाइड्रोजन को पकड़ाया, तो ये CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन में जाएगा। ओके तो पॉजिटिव जगह ही जाएगा, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब रेजोनेंस के लिए भी स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, जो यहाँ पर नहीं होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट कि 1,3 पेंटाडाइन ज़्यादा स्टेबल हो, किसको, इसका कंजुगेशन है, ये पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, ज़्यादा स्टेबल होगा, ये तो गारंटी है। अब HI का तरफ मोर रिएक्टिव होगा कि नहीं, अब मैं रिएक्शन दे दिया तो H+I- सोचो, तो पाई बॉन्ड आके H+ को पकड़ा, तो वो हाइड्रोजन लेगा इस कार्बन में, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो इसमें लिया तो ये CH3 हो गया, पॉजिटिव चार्ज पास में चला गया, तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आप पूछ सकते कि इधर में क्यों नहीं लिया, अगर मैं यहाँ पर लेता तो पॉजिटिव चार्ज इधर आता, जो 1 डिग्री है लेस स्टेबल, ये 2 डिग्री है मोर स्टेबल, इसीलिए क्या होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये मोर स्टेबल भी होगा और मोर रिएक्टिव भी होगा। दोनों स्टेबल तो है ही और रिएक्टिव, दोनों अलग अलग केस में। आप ये मत बोले कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम जाता है, दोनों अलग अलग रिस्पेक्ट में पूछा गया है। एक तो पूछा कि स्टेबल ज़्यादा है कि नहीं, और दूसरा पूछा कि रिएक्टिव कौन सा ज़्यादा, रिएक्टिव यही वाला ज़्यादा होगा HI के, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा, H+ को पकड़ने के बाद ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, जो पाई सिग्मा पॉजिटिव होगा, मतलब रेजोनेंस करेगा। तो ये वाला पहला। नेक्स्ट देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इफ़ यू लाइक दैट देन आई विल गिव इट मोर। तो बोले कि X में PCl5 देने से एक तो T एक तो कंपाउंड है, फिर इसमें NaNH2H+ दिया गया है एक्सेस वाला, फिर Z बना, फिर उसमें NaNH2C2H5I, फिर H+H2/Pt दिया है, तो C4H9 बना। तो ये कौन सा X, बोलो X कौन सा कंपाउंड है। तो देखो NaNH2 लिक्विड एमोनिया, ये जो NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादातर एल्काइन के लिए यूज़ किया जाता है NaNH2। अगर आप इफ़ यू थिंक दैट एल्काइन, इफ़ यू थिंक लॉजिकली, तो ये एल्काइन के लिए यूज़ होता है NaNH2। आप एल्काइन में NaNH2 यूज़ किए हैं, मतलब ये कुछ ऐसा कंपाउंड होना चाहिए, ये कुछ ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें एल्काइन हो, तब जाके आप NaNH2 लगा सकते हैं इसमें। तो आपको याद होगा कि अगर H3 CH आप ले रहे हैं, सोचो कि आप NaNH2 दे रहे थे, तो इसमें वो Na+H2- ये स्ट्रॉन्ग बेस या हाइड्रोजन ले लेता है, तो ये बनता है H3CC-। फिर आप ऐसे करते थे, CH3I देने से क्या होता था, ये नेगेटिव आके ये वाला को ले लेता, I को रिप्लेस करता, ऐसे चेन बनाते थे आप 11 में से चेन बनाते थे। तो ये NaNH2 टाइप का, मतलब यहाँ पर कुछ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ओके ट्रिपल बॉन्ड मतलब सॉरी, ये जो यहाँ पर कुछ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि NaNH2 देने से ऐसे NaNH2 एक तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा, एलिमिनेट करके ऐसे कुछ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। ओके मतलब ये चीज़ क्लियर हो रहा है मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी तरह से समझो। NaNH2 2 बार दिया गया है,
NaNH2 दो बार दिया गया, इसका मतलब यहाँ पर NaNH2 बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यूज होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा कहीं पे, इधर आ सकता है इधर आ सकता है, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। चलो अब देखो ये रिएक्शन जो है इट्स मैचिंग विद दैट। ये देखो NaNH2 दिया गया है, उसमें C2H5 दिया गया जैसे मैंने यहाँ पर दिया, इसका मतलब हियर देयर मस्ट बी ए ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। ओके, देयर मस्ट बी ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड तभी आ सकता है जब यहाँ पर एक्सेस दिया गया, देखो NaNH2 एक्सेस, इसका मतलब यहाँ पर मोर देन वन हैलोजन है, क्योंकि याद होगा कि ऐसा रिएक्शन 11 में करवाया गया था कि अगर आप यहाँ पर अल्कोहलिक KOH देते हैं और अगर आप NaNH2 देते हैं तब भी एक ही काम होता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है ऐसे, और ये दो दो मोल लिया जाता है, मतलब एक्सेस लिया जाता है, ये भी एक्सेस ये भी एक्सेस। इसका मतलब ये कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो हैलाइड है, तभी जाके वो इसको एक्सेस दे रहा है। ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड। तो दो हैलाइड तभी आ सकता है एक कंपाउंड में जब ये ऐसा कोई कीटोन टाइप का कंपाउंड हो, क्योंकि कीटोन में अगर आप PCl5 देते हैं तब जाके ये दो Cl एक ही कार्बन में ऐसे आता है, ऐसा ऐसा आ जाता है HH। ओके, अंडरस्टूड। तो और एक तो मैंने कैसा हिंट्स यहाँ पर अप्लाई किया, अच्छी तरह से समझिए। NaNH2 दिया गया जो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें इस टाइप का रिएजेंट यूज किया है, मतलब यहाँ पर तो गारंटी ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है। चलो यहाँ पर देखो एक तो साइक्लोहेक्सेन दिया गया है, अब देखो साइक्लोहेक्सेन दिया गया है मतलब, और H2 देने के H2PT देने के बाद साइक्लोहेक्सेन है, H2PT देने के बाद साइक्लोहेक्सेन है, इसका मतलब क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और भी कंफर्म्ड हो गया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड देने के बाद अगर आप हाइड्रोजन देते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। और क्या हो सकता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग हो, उसमें H2 अगर आप प्लैटिनम, तब भी जाके ये साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। इसका मतलब दो चीज कंफर्म हुआ, ये तो इसमें बेंजीन रिंग हो सकता है और होगा, और इसमें कुछ ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होगा। ट्रिपल बॉन्ड कैसे पता चला, ये दोनों से इंडिकेशन हुआ, और H2 प्लैटिनम से इंडिकेट हुआ कि इसमें साइक्लोहेक्सेन बना दिया, मतलब ये गारंटी डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करने से साइक्लोहेक्सेन हो जाता है। ओके, अब आपको ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा, चलो ये देख के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा ये कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ, ये जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो है बेंजीन, उसमें CO होगा CH3 होगा, तो इसमें PCl5 जब आप देंगे, तो मैंने जो आपको समझा है यहाँ पर कि PCl5 देने से CO जगह में दो Cl आ जाता है, तो यहाँ पर भी एक ही चीज़ होगा, यहाँ पर CO Cl Cl CH3 होगा। अब मैंने जो बोला दो Cl आ गया, तो NaNH2 मारेंगे तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको अगर याद हो, आपको बोला गया था NaNH2 में Na प्लस NH2 माइनस, वो एक तो हाइड्रोजन लिखे, एक तो यहाँ पर डबल बना के एक तो भागेगा, फिर एक तो हाइड्रोजन लेके फिर इसको ट्रिपल बॉन्ड एक तो भागाएगा, तो ये कंपाउंड आ जाएगा। अब ES में आप NaNH2 देंगे, फिर C2H5 देंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इसको C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें NaNH2 मारेंगे तो थोड़ा अभी दिखा है आपको कि ये C ट्रिपल बॉन्ड C Na हो जाएगा, उसके बाद आप C2H5 डाल रहे हैं तो ये C2H5 मतलब CH2CH3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब H2 ऐड करेंगे, तो H2 ऐड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐड होगा यहाँ पर भी ऐड होगा, तो ये हो जाएगा, पहला बार ऐड होगा तो CH बनेगा, दूसरा बार ऐड होगा तो ये CH2 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, फिर CH2 फिर CH3, और बीच में कोई बॉन्ड हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजनेशन होगा, बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। तो
तो बहुत सारा कंसेप्ट ये इसमें है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया कि अगर आप देखेंगे तो ये दोनों से आपको पता चला कि ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। H2 बाई निकल देने से आपको पता चला कि यहाँ पर रिंग है, उसमें हाइड्रोजनेशन ए वाला करने से होगा, ये आपका ट्रिक है। वहाँ से आपको ये पता चला कि इसमें दो मॉलिक्यूल मतलब एक ही कार्बन में दो हैलाइड होना चाहिए, मतलब डबल हैलाइड है, और डबल हैलाइड आप तभी ला सकते हैं जब CO हो। तो CO अगर रहेगा तभी जाके अगर PCl5 देंगे तो 2 Cl आएंगे यहाँ पर, फिर CH3 ये CH3 है। फिर अगर आप NaNH2 देंगे तो 2 क्लोरीन, एक बार ये हाइड्रोजन लेके डबल बॉन्ड करके एक तो भगाएगा, फिर एक तो हाइड्रोजन लेके फिर ट्रिपल बनेगा और एक तो ये बनेगा, फिर आपको बाकी प्रोसेस होगा। ये पूरा आपका इसका जस्टिफिकेशन है कि कहाँ से मुझे क्या हिंट्स मिला। अगर आप ये सोचते हैं कि सर आपने ये कैसे समझ लिया कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ऐसा कैसे होगा, क्योंकि ये जो है C4H9 वाला ये चेन है, C4H9 4 ठो कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है उसका अंदर में, इसका मतलब एल्काइल ग्रुप तो रहेगा। तो मैंने इसको लिया एक तो एल्काइल ग्रुप, क्योंकि मुझे कीटोन चाहिए, क्योंकि मुझे एल्डिहाइड अगर मैं लेता, इफ़ आई टेक एल्डिहाइड मतलब CHO लेता यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन रहता, एल्काइल ग्रुप नहीं था, लेकिन C4H9 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग किया COCH3 से। ओके, फिर आप हीट एंड ट्रायल से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर CH2 CH3 करे थे तो ये वाला नहीं आता, तो CH3 करेंगे तो आ जाएगा। ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस होते होते आपको पता चल जाएगा। तो मैंने PCl5 दिया, 2 Cl आया, फिर NaNH2 दिया तो फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ये वाला कंसेप्ट है। तो दैट इज़ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो और भी करेंगे तो और भी आ जाएगा।